गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले ही लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन लेने वाली है आप लोगों के, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि ब्लेंडेड मोड में होंगे। इसके बारे में जो है डिस्कशन हमने कर ली है। ठीक है, ब्लेंडेड मोड में होंगे। इसका मतलब आप लोगों को ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो आप ऑफलाइन मोड के अंदर अपीयर हो सकते हैं यानी कि आप कॉलेज में आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। बच्चों, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैंने दे चुका हूँ। आज उसी से जुड़ी हुई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करने वाला हूँ। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम आप लोगों यूनिवर्सिटी के होने वाले हैं ये पेन पेपर मोड में होने वाले हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, पेन पेपर मोड में होने हैं यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का मिश्रण हो करके ही आप ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। जैसे एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए बच्चों, आप लोग जिस तरह से मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड है ये आप लोगों के लिए। ग्रुप्स के अंदर आप सभी बच्चों को ऐड होना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा ऐड होने से रह गया है या किसी का कोई फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, कज़न जो हमारे कॉलेज में पढ़ता हो बीए बीकॉम में, अगर वो हमारे किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है तो आप सबसे पहले तो उसे अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करवाइए। जैसे ही आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, कल 13 जुलाई 2021 यानी कि 13 जुलाई 2021 से आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं डबल शिफ्ट में, यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो और जो इवनिंग शिफ्ट है वो। आप लोगों के जो एग्ज़ाम पेपर हैं, एग्ज़ाम पेपर जैसे अगर मॉर्निंग में 9:30 पे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, सो मैं आप लोगों के पास 9:15 या 20 या 25 के अराउंड आप लोगों के पास एग्ज़ाम भेजूँगा। और जब इवनिंग की बात आएगी तो आपके पास जो एग्ज़ाम है वो 1:20 या 25 मिनट के आसपास मैं भेज दूँगा। ठीक है, ये दोनों ही मोड जो हैं, दोनों ही टाइमिंग जो है मेरे को अच्छे से याद है, ध्यान है। आप लोग भी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें। एग्ज़ाम टाइमिंग से 5 से 10 मिनट पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, जिसको आप लोग रीड करेंगे। रीड करके अपना जो सेगमेंट है कैसा करना है, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना, क्वेश्चन पेपर रीड कर लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप परेशानी में मत रहना बच्चों। ठीक है, अगर गलत पेपर आपके पास आ गया है तो इमीडिएटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ उसे दोबारा से शेयर कर दूंगा। जो राइट पेपर होगा, फर्स्टली मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी भी बच्चे के पास गलती से गलत पेपर ना जाए। तो मान लीजिए बच्चों, आपके पास 9:20 पे एग्ज़ाम आ गया है, या फिर 1:20 पे एग्ज़ाम आ गया है। अगले 10 मिनट तक आप लोग सिर्फ उस एग्ज़ाम्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है बच्चों वो पूरा 100% करना है आपको। 100% का मतलब या तो मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स मैं बता देता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा हमारे पास जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो है हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, पोल साइंस इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है मैथमेटिक्स, और एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है जियोग्राफी, और एक लास्ट सब्जेक्ट है आपका पंजाबी। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 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 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपके 27, 27 और 26, 80 मार्क्स के 3 पेपर, पेपर 1, 2 एंड 3। ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा। पंजाबी का जो पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होगा। बच्चों, ये जो था वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए था। बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है वो 80 मार्क्स के होंगे। आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अपने टीचर्स के साथ जो है वो कंफर्म कर लें। ठीक है, तो ये तो रहे आपके पेपर। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 9:30 और 1:30 पे आपके पास एक लिस्ट भेजी जाएगी। सपोज़
100 टीचर्स, सॉरी 100 स्टूडेंट्स का पेपर है। कोई भी पेपर, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए 100 स्टूडेंट का पेपर है, तो मैंने आप लोगों के लिए सपोज़ 4 टीचर्स की जो ड्यूटी है वो अपॉइंट की गई है। तो 25-25 बच्चे आप लोगों के जो स्टूडेंट हैं 100, ये 4 हिस्सों में बांट दिए। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स पे डिपेंड करता है कि ये 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। हालांकि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़िक्स की गई है स्ट्रेंथ, वो 20 स्टूडेंट की फ़िक्स की गई है। मतलब अगर फैकल्टी स्टाफ कम है या ज़्यादा है, तो मैं इसको ये मान रहा हूँ कि 20 से 25 बच्चों का एक टीचर के पास ड्यूटी रहेगी, और 20 बच्चों को, 25 बच्चों को बड़े आराम से टैकल करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। तो 25-25 बच्चों के 4 ग्रुप होंगे। इन 25 का रोल नंबर एक लिस्ट में है, जो कि मैं पहले से ही प्रिपेयर करके फैकल्टी को दे देता हूँ। आप देखें कि ये 4 लिस्ट प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब कितनी लिस्ट हो गई? 4। अब ये जो बच्चे हैं, इन 100 के 100 बच्चों के रोल नंबर इन चारों लिस्ट में होंगे। कोई टीचर, सपोज़ जैसे ए टीचर हैं, ये बी टीचर हैं, सी हैं और ये डी टीचर हैं। तो सपोज़ ए टीचर ने अपनी लिस्ट सेंड कर दी है आपके पास, और जैसे ही ए टीचर अपनी लिस्ट सेंड करेंगे, इसके साथ आपके पास एक गूगल मीट का लिंक भी आएगा, ठीक है। जिस बच्चे का रोल नंबर इस लिस्ट में होगा, वो ए टीचर के द्वारा भेजे गए गूगल मीट के लिंक को ज्वाइन करे। जिस बच्चे का बी लिस्ट में होगा, वो बी टीचर के द्वारा भेजे गए लिंक को ज्वाइन करे। ऐसे ही सी और डी। इसका मतलब आप लोगों के पास 4 तो लिस्ट आएंगी और 4 ही लिंक आएंगे। बच्चों, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स कर दी गई है, इसलिए आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने जो लिस्ट है, जिस टीचर ने आपके रोल नंबर वाली लिस्ट सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप सिर्फ उसी टीचर का जो लिंक है वो ज्वाइन करें। अगर आपका गूगल मीट का लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली मुझे कॉल करें, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। बट ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपके पास केवल और केवल 10 मिनट का समय होगा, यानी कि 9:30 से 9:40। 9:40 के बाद सभी टीचर, यानी कि जितने भी टीचर्स की ड्यूटी है, ए बी सी डी, अटेंडेंस लेना शुरू कर देंगे। कोई 5 मिनट आगे पीछे की बात है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका 9:30 पे शुरू होगा, तो ये मैं इंश्योर करूँगा कि 9:45 पे आप सभी की जो अटेंडेंस है वो ले ली जाए, ठीक है। 9:45 पे आपकी अटेंडेंस ले ली जाए, और कोई भी बच्चा 9:45 तक अगर गूगल मीट पे नहीं आता, 9:45 तक अगर आप में से कोई भी बच्चा गूगल मीट पर नहीं आता, तो मैं फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको एब्सेंट मार्क कर दें, ठीक है। जैसे ही फैकल्टी मेंबर आपको एब्सेंट मार्क करेंगे, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। और जो बच्चे अपना 9:45 तक अपनी अटेंडेंस जो कि फैकल्टी को ज़रूर सबमिट करवा दें। बच्चों, फैकल्टी पे डिपेंड करता है अटेंडेंस लेने का तरीका। कोई पर बच्चे का रोल नंबर बोलकर आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं, कोई आपसे मैसेज के थ्रू अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, और किसी भी अन्य तरीके से वो आप लोगों की अटेंडेंस ले सकते हैं। बच्चों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बोलकर अपनी अटेंडेंस दें। मैसेज के अंदर भी अटेंडेंस आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फैकल्टी मेंबर को बोलकर भी अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर नोट करवा दें। और अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस 9:45 तक ना हो, 9:45 तक ना हो, तो वो भी साथ की साथ इमीडिएटली या तो मुझे कॉल करें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो 9:45 तक करवा दूँ। बच्चों, एक चीज़ का ध्यान अब आप लोगों को रखना है, 9 बजे सुबह यानी मॉर्निंग में 9:15 से 9:45
45 मिनट तक सभी बच्चे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अदरवाइज़ किसी का भी कोई भी पेपर आंसर शीट जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसे ही शाम को 1:30 से 1:15 के आसपास ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 1:15 से 1:45, 30 मिनट के अंदर अपने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लें। आपके पास गूगल मीट का लिंक भी आ गया है, पेपर भी आ गया है। 9:45 तक आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। तो अब आपके पास पूरा समय रहेगा अपना एग्ज़ाम करने के लिए, अपने एग्ज़ामिनेशन को राइट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। याद रखना बच्चों कि 9:30 से 12:30 तक ही आप लोगों को लिखने का काम करना है। हर बच्चा ये दोबारा सुन ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, नंबर 1 पूरा 100%। नंबर 2, जिस तरीके से आप ऑफलाइन पेपर देते थे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक हर पेपर का अलग पैटर्न है। यूनिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं बच्चों। मान लो यूनिट नंबर 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पिछले सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने एक ही यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भी थे, कुछ एक बच्चों ने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यूनिट सिस्टम अबॉलिश किया था। लेकिन इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन। मान लीजिए मैं अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो शॉर्ट आंसर होते हैं, ठीक है। ये तो कंपलसरी होते हैं। ये 5 क्वेश्चन का सेट भी हो सकता है और 10 का भी। ये तो सारे कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि XYZ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है कि क्वेश्चन ABC के बारे में फुल एलेब्रेशन दें। तो आपको इस यूनिट नंबर 1 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, आप चाहे 2 करें या 3 करें। ऐसे ही जब आप यूनिट नंबर 2 पर जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 में जाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मिलेंगे। बच्चों ये सीरीज़ और कुछ और भी हो सकती है, ABC। कभी ये मत सोचना कि सौरभ सर ने ये 2 3 4 5 6 लिखवाया था लेकिन यहाँ तो कुछ और है। तो मान लीजिए यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको फिर से 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इन दोनों में से भी एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही यूनिट नंबर 3 के बारे में भी मैं वही बात बोल लूँगा, यूनिट नंबर 4 के बारे में भी। यानी कि एक क्वेश्चन ये कंपलसरी, एक क्वेश्चन ये, एक सेकंड यूनिट से, एक थर्ड यूनिट और एक फोर्थ यूनिट। कॉमर्स के अंदर थोड़ा अलग सेगमेंट होता है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन का एक कंबाइंड सेट दिया होता है। आपको उनमें से सेलेक्टेड 80 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है, आप तो कंप्लीट 80 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आंसर राइटिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए, यानी कि 12:30 पे और वहीं पे 4:30 यानी कि 4:30 पे, तो बाकी का बचा हुआ 1 आवर आप लोगों के स्कैनिंग के लिए है। स्कैनिंग के लिए है। स्कैनिंग के अलावा आप अपने गूगल फॉर्म पे, जिसका लिंक आपके पास इन टाइम मैं भेज दूंगा, गूगल फॉर्म पे अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए है। बच्चों अब आते हैं जो आज की वीडियो का मेन सेगमेंट है, ये स्कैनिंग और गूगल फॉर्म पे अपलोड। यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म के ऊपर अपलोड करके तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। गूगल फॉर्म में अपलोड करते टाइम एक ही प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, वो ये है, सॉरी 2 प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहला इमेज, ठीक है। सेकंड हो सकता है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि कईयों की फाइल नॉट मिलती नहीं है उन्हें, वो कहाँ सेव करते हैं। फ़ोन तो आप लोगों ने इतने ख़तरनाक तरीके से भर लिए हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
तो ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जो नोट कर रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, जो आप लोगों से ये एक तरीके से रिस्पॉन्स फिल करवाए हैं, और बीच में काफ़ी काम मैंने गूगल फॉर्म से करवाया है, तो ये इमेज वाला कंसेप्ट जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, यानी अब इमेज फ़िलहाल नहीं आ रही हैं। अगर इमेज आती हैं तो उसको भी हम देख लेंगे कैसे इसको सोल्व करना है। तो बात करते हैं बच्चों स्कैनिंग की, यानी कि जो पीडीएफ आप बनाओगे वो किस मेथड के थ्रू बनाया जाएगा। ठीक है, आपके ये जो साथी हैं ये बहुत परेशान रहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसी के बारे में। एक सेकंड स्टूडेंट, सॉरी। चलिए, तो जनरली यही था, स्कैनिंग के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्कैनिंग के लिए जो एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ या बता रहा हूँ, उसमें डॉक्यूमेंट स्कैनर सबसे इजी टू यूज़ है बच्चों। ये पहले भी बच्चे यूज़ करते आ रहे हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर। यूनिवर्सिटी ने अडोब स्कैनर का ऑप्शन भी आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन जो अडोब स्कैनर एप्लीकेशन है वो इतनी इजी टू यूज़ नहीं है जितनी कि डॉक्यूमेंट स्कैनर है। मेरा किसी भी कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है बच्चों। आप लोग चाहें तो आपके पास कैम स्कैनर भी अवेलेबल हो सकता है, आप चाहें तो कैम स्कैनर से फ़ाइल बना लें। क्योंकि मेरा काम सभी बच्चों के लिए सोचने का है, इसलिए मेरा ये कोशिश है कि एक ऐसा इजी प्लेटफॉर्म आप लोगों को बता सकूं जहां से आप लोग खुद इस फाइल को आसानी से स्कैन कर सकें विदाउट किसी और पर्सन की मदद। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए सजेस्ट की है, विच इज़ नॉट ईजी टू यूज़, क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रोसेस जो है वो आपको टाइप मतलब फेडअप कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन की, जो डॉक्यूमेंट स्कैनर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली अपनी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल थी उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार डॉक्यूमेंट स्कैनर के हर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। ठीक है, आप पूरा डॉक्यूमेंट स्कैनर लिख दिएगा, सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आएगी उस डॉक्यूमेंट स्कैनर पे आप क्लिक कर देना। डॉक्यूमेंट स्कैनर बच्चों देखिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है वो मेड इन इंडिया वाली जो एप्लीकेशन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, और यही है वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं इनमें से काफ़ी एप्लीकेशन यूज़ भी कर चुका हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट स्कैनर आप लोगों के लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, इस ईजी टू यूज़ है, आप इसके फीचर्स को आराम से समझ सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। बच्चों ये बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, 30 से 32 MB की है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने इसे इंस्टॉल किया है। तो फाइल तो है फटाफट मेरी जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले पेज पे यही आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको आगे भगा दीजिए। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे ही 3 पेज आप इसे करेंगे डन, फाइल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट स्कैनर इज़ रेडी टू यूज़। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको स्कैन करने के लिए आपको क्या क्या तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा और कैसे उस फाइल को आप सेव करेंगे। बच्चों मैं आपको यहाँ पे 30 के 30 पेज तो स्कैन करके नहीं दिखाऊंगा, हाँ इतना ज़रूर दिखाऊंगा कि आप फाइल को रीसाइज़ कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ये 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, 2 आइकन नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा है, दूसरा ये गैलरी का ऑप्शन है। तो आपको क्योंकि फ्रेश फ़ोटो खींचनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैमरे को ऑन करेंगे। अब ये पूछ रहा है ऑल डॉक्यूमेंट टेक पिक्चर वी कैन रिकॉर्ड, ये एक तरह से आपकी परमिशन मांग रहा है वाइल यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, ओके क्लोज। वो ये कह रहा है कि फ़ोन को बिल्कुल आराम से होल्ड करना, पकड़ना, ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर आए। चलिए बच्चों मेरे पास बुक है एक, मैं उसको आप लोगों को स्कैन करके दिखाता हूँ। मैंने बुक को बिल्कुल आराम से उठाया हुआ है। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी आपकी आंसर शीट हो ना, वो एक प्लेन सरफेस हो, जैसे कि एक टेबल है ये, तो इसके ऊपर अगर आप अपनी फ़ाइल को रखेंगे, अपनी आंसर शीट को रखेंगे, तो अब आपको जो करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे एक आइकन है, इस आइकन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, क्योंकि
परेशानी बच्चों को आती कहाँ है मैं वही बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, दो तरह का जूम है इसके अंदर, एक है इस तरह का, ठीक है, और एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल मोशन के अंदर या वर्टिकल जो आपका जेस्चर है उसके अंदर अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी फ़ोटो की जो शेप है वो ये हो जाती है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में खींचते हैं तो क्योंकि आपकी जो फ़ोटो है वो इस पोजीशन में है तो इसी पोजीशन में रहती है। आपको सभी पिक्स अपने फाइल की इसी मोशन के अंदर लेनी है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी सही। चलिए, सबसे पहला ये मान लीजिए ये आपकी बुक का आंसर शीट का फर्स्ट पेज है। यहाँ बातों बातों में मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि बच्चों आपको पहला पेज अपने एडमिट कार्ड का ज़रूर लगाना है। एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है और एक फ़ोटो आपको वहाँ पे लगानी है। जहाँ सिग्नेचर आप लोगों के मांगे हुए हैं वहाँ पर सिग्नेचर आप ज़रूर करें। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो जो है जब आप इसे स्कैन करेंगे आप इसे किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़ोटो लेने से पहले आप इस जेस्चर जो कि ये बना हुआ है इसके अंदर सेंटर पार्ट में ज़रूर क्लिक करें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन सिग्नल देगा और अपने आप ही इसको बेसिकली इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो क्रॉपिंग का जो मेथड है वो एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। वाइब्रेंट एक तरह से ये नया फीचर इसके अंदर आया है, लेकिन वाइब्रेंट के अलावा इसके अंदर एक ओरिजिनल है। आप लोग जो ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन यूज़ करते हैं तो आप इस मेथड से काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी जो फाइल है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कलरफुल करना चाहते हैं, जैसा आपने लिखा है वैसा आए, तो ओरिजिनल पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल साफ नज़र आए तो वाइब्रेंट पे क्लिक करें। तो जैसे ही आपने ये पहली फ़ोटो का जो मार्जिन है वो सेट किया तो आप इसे नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए अपने आप फ़ोटो ले रहा है ये, क्योंकि इसका जो ऑटो है वो ऑन किया गया है। इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये मैनुअल हो गया, ठीक है। आप इसे मैनुअल ज़रूर कर लें। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नई एप्लीकेशन में मैनुअल और ऑटो का। तो मैनुअल आप जब इसे करेंगे तो मैनुअल जैसे आपका सपोज़ ये फर्स्ट या सेकंड पेज है, देखिए यहाँ पर ये 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, 4 ग्रीन डॉट। ये 4 ग्रीन डॉट आपके पूरी आंसर शीट के चारों कॉर्नर्स पे आना चाहिए। फिर आप उसे सेंटर में क्लिक करेंगे। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप ये ब्लू बटन दबाकर फ़ोटो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल सही से मार्जिनाइज हो चुका हो, क्रॉपिंग सही तरीके से हो चुकी हो, आपका लिखा हुआ कोई भी भाग ना कट रहा हो, फिर आप इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, एक और यहाँ पे 2, यानी कि आपके 2 पेज जो हैं वो स्कैन हो चुके हैं। फिर आप अगले पेज की तरफ जाइए। अगले पेज पे जैसे ही आप जाएंगे फिर ये अपने आप देखिए चारों डॉट्स चारों कॉर्नर पे एक्यूरेटली आई होनी चाहिए, ठीक है। जब ये चारों डॉट्स हो जाएंगी फिर आप सेंटर में क्लिक करेंगे, ये ग्रीन होगा। जैसे ग्रीन हो जाएगा आप इस जोन को क्लिक करके अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। देखिए, फिर आपको अपने क्रॉपिंग का ध्यान रखना है कि सभी पार्ट लिखा हुआ जो है वो कंप्लीट आए, किसी भी तरीके से वो रह ना जाए। फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। बच्चों, ये नज़र आ रहा है आपको, देखिए ये जो बीच का सेगमेंट है, देखिए अब ये किस पोजीशन में हो गया, ये वाला। अब आप जब इस फ़ोटो को लेंगे, मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लेकर आपको दिखाता हूँ, और जब आपकी फ़ाइल तैयार होगी उसके अंदर ये जो पेज है आपका, हम अगला पेज निकाल लेते हैं। ये जो आपका अगला पेज है, ये देखिए ये किस मोशन के अंदर क्लिक होगा ये भी आपको पता लगेगा, ठीक है। ये फ़ोटो ली हमने, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो आएगी, बड़े आराम से इत्मीनान से खींचिएगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि 35-36 पेज को क्लिक करने के लिए आपको गिनती के 15 से 20 मिनट लगने वाली है, अगर आप आराम से खींचेंगे तो। अगर आप फटाफट में करेंगे तो आपका रिटन मटेरियल अबॉलिश हो सकता है, ब्लर हो सकता है और आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो हम इसे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे पास 6 सेमेस्टर की ज्योग्राफी की बुक है। सो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी बुक है। देखिए फिर ये जो जूम है आपका, ये फिर अपनी पोजीशन में आ गया है हॉरिजॉन्टल। मैंने फिर सेंटर में क्लिक किया और अपनी फ़ोटो ले ली। मार्जिन देखिए बिल्कुल ऑटोमेटिकली, अगर आप सही प्लेन सरफेस पर रखकर खींचेंगे
तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेटली सही क्रॉपिंग के सेटअप में रहेगा। आपने कंटिन्यू बच्चों देखिए यहाँ पे 5 पेजेस हो चुके हैं आई थिंक, फिर भी एक आधा पेज मैं आप लोगों के साथ और क्लिक करके बता देता हूँ। चलिए ये आप फिर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया सेंटर जूम के साथ, और ये आपका क्रॉपिंग हो गया। अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। चलिए देखिए 6 पेज, इस तरीके से आप अपनी पूरी फाइल यानी कि एक पेज एडमिट कार्ड का और 36 पेज जो हैं वो आपके, जो कोई बच्चा 36 लिखता है तो 36, अगर कोई बच्चा बीच में से 20 पेजेस लिखता है तो 21 और 22 जो कि कैंसिल क्रॉस होंगे, ब्लैंक क्रॉस होंगे, तो 2 फाइल में 22 प्लस एक 23 पेज की फाइल बनाकर मुझे सेंड करेंगे। चलिए बच्चों अब आते हैं आपके मेन काम की तरफ। मुझे अब स्कैनिंग का प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। ईजी टू यूज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे जब आपकी फ़ाइल पूरी स्कैन हो जाए आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके पास पूरी फाइल खुलकर सामने आ जाएगी। हमने ये फ़ोटो ली थी, ये भी फ़ोटो ली है, ये भी फ़ोटो ली है, ये भी फ़ोटो ली है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके सारे पेज अच्छे से स्कैन हुए हों, ठीक है। अगर वो स्कैन हो गए हैं तो फिर अब आप उसे सेव करेंगे। बच्चों ये सबसे ख़तरनाक काम है जो आप लोगों को दिक्कत दे रहा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अभी यहाँ पे रीनेम मत करना, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि रीनेम कहाँ करना है इसे। चलिए हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, सेव ओनली दिस फाइल। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, सेव ओनली दिस फाइल कर देते हैं। क्यों? अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो जो लास्ट पेज आपने खींचा होगा, यानी कि पेज नंबर 20, 21, 26, 36, तो केवल वही पेज चला जाएगा सेंड होने में। लेकिन आपको क्या करना है, एंटायर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। तो देखिए सारा डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलकर आ गया, ठीक है। चलिए अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्स, जिस डेट को आप इसे बनाते हो वो डेट, जिस टाइम आपने इसे बनाया है वो टाइम, यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे बच्चों आपके पास इसका रीनेम ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ये जो मैंने है इसके साथ प्रोसेस तो है वो जोड़ा हुआ है कैम का, तो यहाँ पर मैं इसे एक बार बैक कर लेता हूँ। आप इसे सेव कीजिए दोबारा। देखिए यहाँ पे इसे करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, मेरा जो प्रोसेस है मैं इसे 1 सेकंड के लिए हटा भी देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए यहाँ पर न्यू डॉक्स हैं। अब आप यहाँ पर क्या करें, सबसे इम्पॉर्टेंट काम बच्चों, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे। मान लीजिए जो सीनियर क्लास है उनका रोल नंबर 1800 की सीरीज़ है, जो जूनियर क्लास है यानी कि जो 4th सेमेस्टर है उनका रोल नंबर 19 की सीरीज़ है, 191063, 191065। ऐसे ही जो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है उनका जो रोल नंबर है वो है 201063, 201063। मान लीजिए 100 है एक रोल नंबर। आप जब उस रोल नंबर को ऐड कर देते हैं, रोल नंबर ऐड करने के बाद अगला काम आपका क्या रहेगा बच्चों, ओके करने का, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आ गया है 201063 100। मान लीजिए 36 पेजेस की फ़ाइल आपने स्कैन करी और फाइल जो है वो 25 MB की बन गई। अब 25 MB की फ़ाइल में तो आपको परेशानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है साइज़ 2.63 MB, ठीक है, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस नाउ, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है कंप्रेस नाउ। कंप्रेस नाउ वाला जब ऑप्शन आपके सामने आए बच्चों तो आपको करना क्या है, इस कंप्रेस वाली फ़ाइल यानी जो फाइल आपने प्रिपेयर की है उस फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ाइल आसानी से जो है वो जा सके, ठीक है। सॉरी ये चला गया, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रोल नंबर हमने रीनेम कर दिया है, रोल नंबर को रोल नंबर के साथ। अब यहाँ पर ये देखिए कंप्रेस, मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। देखिए ये कंप्रेस करते हैं तो नीचे एक लाइन आती है लो, गुड और हाई। जब ये हाई पर है तो ये मान लीजिए 2.6 MB की फ़ाइल है और मैं इसे अगर गुड साइज़ पे ले आता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसे गुड साइज़ पर ले आता हूँ, यानी कि मेरी फ़ाइल ज़्यादा ब्लर भी ना हो, कटे फटे भी नहीं, और मेरी फ़ाइल जाने लायक MB के अंदर आ जाए। तो देखिए जो फाइल मेरी 2.6 MB की थी वो घटकर 1.8 MB की रह गई है।
ये तब करना है बच्चों जब आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया हो, आपको लगता है कि ये जा नहीं पाएगा तभी। अदरवाइज़ आप इसे हमेशा हाई पर रख कर ही सेंड करें, क्योंकि इससे आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे ही आपने इसे किया, आप इसे यहाँ पर आकर सेव कर दें। सेव करने के लिए यहाँ कंप्रेस हमने नहीं किया है, हम इसे वहीं रहने देते हैं। चलिए अब आते हैं सेव कहाँ करना है बच्चों। फिर वही चीज़ मैं आपको इंटरनल स्टोरेज के बारे में ज़रूर बता रहा हूँ। आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। इंटरनल स्टोरेज में आपका यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, फ़ोन का नाम दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ़ोन जो है वो आपका खुल जाता है, यानी कि जो आपका फ़ाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाता है। ये मेरे फ़ोल्डर्स हैं, मुझे अच्छे से पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर करते ही यहाँ पे उसका आप रीनेम करेंगे। और रीनेम कैसे करेंगे, उनका अपने एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। आपको लगता है कि परेशानी है, आप रोज़ फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने क्लास का नाम रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने तो एग्ज़ाम रख दिया, आप ये रख दीजिए, ओके कर दो। तो एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर क्रिएट होगा, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के साथ मोबाइल की जो डेटा मेमोरी है वो देखिए M207JI7I, ये मेरे फ़ोन का नाम है, नंबर है। तो यहाँ एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ को उसको सेलेक्ट कर दिया, फाइल मैनेजर, ठीक है, हो गया सेव ये। तो अब आप इसे जब सेव करने के लिए जाएंगे वापस, फ़ोल्डर बन चुका है आपका, ठीक है, फ़ोल्डर है एग्ज़ाम के नाम से। तो यूज़ दिस फ़ोल्डर कर देना है आपको, अलाउ। तो मेरी फ़ाइल अब मेरे एग्ज़ाम फ़ोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। चलिए मैं अब आपको अपने फ़ोल्डर में यहाँ पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आपकी फ़ाइल जो आपको ईज़िली तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए फ़ाइल मैनेजर में जाइएंगे सबसे पहले। अपलोड करने से पहले बोल रहा हूँ बच्चों, 1 सेकंड के लिए तो मतलब आपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाना, वहाँ पर जो फ़ोल्डर आपने बनाया था एग्ज़ाम, उसको खोल के देख लेना, फ़ाइल है, जितने MB की आपने बनाई थी उतनी MB की है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे इजी काम जो आप लोगों को करना है, वो है सेंड करने का। सेंड करने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि गूगल फॉर्म जो है आपके पास ऑलरेडी आएगा। चलिए मेरे पास भी एक गूगल फॉर्म है, मैं उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लोगों को फाइल जो है वो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मे बी यहाँ पर शायद वो फ़ोल्डर मैंने बंद ऑफ़ किया हुआ है, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए मैं जो है मान लीजिए किसी भी ग्रुप के अंदर, ये मेरे छोटे भाई का नंबर है, चलिए मैं इसके पास सेंड करता हूँ। ये मैंने अटैच किया, अटैच आपको करना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है। जब भी आप फाइल ओपन करेंगे, फाइल ओपन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आप जाएं, ब्राउज़ में जो रिसेंट आपने किया है, देखिए यहाँ पर फिर वही नंबर आ जाता है M207JI। आप इस पर क्लिक की, जैसे ही आपने इसे क्लिक किया आपका फ़ाइल मैनेजर ओपन हो गया। फ़ाइल मैनेजर में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नाम से फ़ोल्डर बनाया था, और फिर ये इस फ़ाइल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके सेंड कर दिया। तो ये फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपको अपनी जो सारा प्रोसेस है, अपना रोल नंबर वगैरह गूगल फॉर्म पे लिखने का, वो सब आपको अच्छे से पता भी है। तो ये फ़ाइल आपको इजी तरीके से भेजनी है। आपको किसी भी तरह से ये जो डॉक्यूमेंट स्कैनर है परेशान नहीं करेगी। आप चाहें तो इसे रीनेम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे रीसाइज़ कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, और क्योंकि आप लोगों को फ़ाइल जो है अपलोड करनी है, 1 घंटे का टाइम है, तो आप लोग बड़े आराम से इस फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई ख़ास परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द अबाउट यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैनर। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही फ़ाइल यूज़ करनी है। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट स्कैनर इज़ ईजी टू यूज़, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो बड़े आसानी से फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, रीसाइज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से एक ही स्क्रीन पे आराम से देखने को मिल जाती हैं। तो सभी बच्चे एक बार डॉक्यूमेंट स्कैनर से फ़ाइल बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। गूगल फॉर्म पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म मैं आपको खोलकर ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकता। ये जो फॉर्म है ये आप लोगों वाला ही फॉर्म है, जिसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स आप लोगों का मांगा हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को फॉर्म के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर्म जो है मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ,
जो कि आप लोगों के रिस्पॉन्स वाला है। हाँ, कुछ एक बच्चों की बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं भाई फॉर्म भरने में। चलिए ये खोल लेते हैं कॉमर्स के लिए, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म जो है वो मैंने क्रिएट किए थे, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। वेयर इज़ इट? चलिए ये है कॉन्टैक्ट ऑन फीडबैक फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जब हम इसे क्लिक करते हैं ये ओपन नहीं होता। बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग एक चीज़ समझिए, मैंने जब फॉर्म क्रिएट किया है आप लोगों की आंसर शीट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं उसका रिस्पॉन्स टाइम के बीच में क्यों बंद करने वाला हूँ? यानी ये जो टाइम रिस्पॉन्स है आपका पूरा 4 घंटे का मिलने वाला है ना, तो 4 घंटे तक ही फॉर्म एक्टिवेट रहने वाला है। उसके बाद मैं ज़रूर बंद कर दूंगा, लेकिन 5:30 बजे शाम को और 1:30 तक आपका गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स ओपन रहेगा। राइट 1:30 दोपहर, 5:30 शाम के बाद मैं रिस्पॉन्स बंद कर दूंगा। चलिए फॉर्म मैंने सिंपल खोला। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया हुआ बच्चों, जो भी गूगल फॉर्म होता है ना वो कोशिश करो क्रोम के अंदर ओपन करने की। लेकिन आप लोगों ने क्या किया होता है, कई बार किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एज ए डिफ़ॉल्ट यूज़ किया होता है। जैसे कोई बच्चे मेरे को फ़ोन करके कहते हैं सर मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ तो मेरी फ़ाइल ओपन हो रही है विद मेट में, मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ तो फाइल डाउन ओपन हो रही है वीडियो डाउनलोड में, कोई कहता है मेरी मोजिला में ओपन हो रही है, कोई कहता है मेरी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रही है। ये सारे काम तब होते हैं जब हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं किसी एप्लीकेशन। देखो बच्चे डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया क्रोम को क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन होता है यूज़ दिस एप्लीकेशन एज परमानेंट, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है अगर हम उसे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आएगा बच्चों से को सबसे पहला जो यहाँ पर आएगा बच्चों वो आएगा आपका ईमेल आईडी का ऑप्शन, क्योंकि ये एक फीडबैक फॉर्म था, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं डाला था। लेकिन अब जो है ईमेल आईडी का ऑप्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर मिलना चाहिए ताकि आपके पास भी एज प्रूफ रहे कि आपने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन ज़रूर आएगा। ईमेल आईडी पे अगर आपको दिक्कत है तो एक सबसे पहला काम आप यही करें कि अपनी एक जीमेल आईडी बनवा लें और उसे अपने फ़ोन के अंदर ओपन करवा लें, ठीक है। अगर आपकी अपनी जीमेल आईडी नहीं है तो आप किसी भी सेकंड पर्सन की ईमेल आईडी दे सकते हैं, लेकिन वो ईमेल आईडी किसी दूसरे बच्चे के पास यूज़ ना हुई हो। बच्चों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ एक बच्चों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि सौरभ सर जो है ना वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो रिस्पॉन्स शीट होती है ना बच्चों, आज मैं आपके सामने थोड़ा सा जो एक डिस्क्लोज़ करने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्स शीट यानी कि जब ये 100 बच्चे जिन्होंने भी पेपर दिया है वो 100 बच्चे जब अपनी आंसर शीट सबमिट करते हैं ना तो एक चार्ट बनता है, ठीक है, इस तरह का चार्ट बनता है जिसके अंदर आपकी जो डिटेल्स मैं पूछ रहा हूँ वो भी आती हैं नंबर वाइज जैसा जैसा क्वेश्चन आता है, और लास्ट में आपकी फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन होता है, यानी फ़ाइल जो आप भेजते हो वो इस रिस्पॉन्स शीट के अंदर आती है। बच्चों इसके सबसे पहले वाला कॉलम के अंदर पता क्या होता है, टाइम। मान लो कोई बच्चा 1:25 और 56 पे भी फाइल भेजता है ना, तो यहाँ पर ये पूरा टाइम लिखा होता है 1:25 तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं है। सिस्टम ने जो तरीका फिक्स किया है हमें वो फॉलो करना है। अब मैं मान लीजिए 1:35 और 55 पे कोई फाइल अटैम्प्ट करता हूँ, रिसीव करता हूँ, तो जो फ्लाइंग आएगी वो मुझसे क्वेश्चन करेगी कि आपने 5 मिनट का जो टाइम है वो कैसे दिया एक्स्ट्रा, जबकि टाइम जो है वो 1:30 का है, ठीक है। अब मेरी मजबूरी हो जाती है कि 1:30 पे मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मैं ऑफ कर दूँ, ताकि 1:30 के पास मेरी किसी के पास आंसर शीट ना आए। जब 1:30 के बाद किसी की आंसर शीट ही नहीं आएगी, कोई मुझसे सवाल ही नहीं पूछेगा। मेरे को भी तो अपना काम ईमानदारी से करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम टाइम का होता है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो कॉलम होता है ना वो ईमेल आईडी का होता है। जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म को ओपन किया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी से सेंड करें, बच्चों मैं बताता हूँ क्यों। मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर हूँ, मान लो मैं किसी कॉलेज की विज़िट पे जाता हूँ और मैंने ये चीज़ नोट की कि एक पेपर जो कि मान लीजिए आरती एक नाम की लड़की है, आरती का पेपर आया है abc1@gmail.com से, राइट। तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगी। जब ईमेल आईडी शो होगी तो पता लग गया आरती का पेपर जो है वो इस ईमेल आईडी से आया है, इस टाइम पर आया है, मान लिया बात आप लोगों ने। तो मान लीजिए उसके बाद एक दूसरी स्टूडेंट है जिसका नाम है राधा।
तो राधा ने मेरे पास पेपर सेंड कर दिया 1:29 पे, कोई दिक्कत नहीं है, 1:25, 1:29, 1:30 तक पेपर सेंड हो जाए। लेकिन अगर कोई भी बच्चा आरती की भेजी हुई ईमेल आईडी से पेपर भेजता है, मान लो राधा कहती है जी मेरे को ईमेल पे है ही नहीं मेरी, तो मुझे तो पता ही नहीं है कैसे बनती है, लेकिन मैं ऑनलाइन पेपर दूंगी, मैं आरती को बोल दूंगी आरती मेरी फाइल सेंड कर देगी। मैं कहूँगा ऐसे नहीं करो बच्चों, कारण यह है कि जब भी राधा की आंसर शीट आती है तो राधा की आंसर शीट के साथ भी फिर यही ईमेल आईडी लिखी होगी abc1@gmail.com। तो एग्जामिनर अगर इस चीज़ को नोट करेगा वो ये कहेगा कि यानी ये दो बच्चे जो हैं वो एक साथ बैठ के पेपर दे रहे हैं, इन दोनों की यूएमसी बना दो, इन दोनों पे केस बना दो। मैं अगर मान लो ये भी कहता हूँ कि सर नहीं, इन दोनों बच्चों के अलग अलग जगह है, अलग अलग घर हैं, तो मुझसे कहेगा सर कैसे कह सकते हो आप, जबकि इन दोनों बच्चों ने एक ही ईमेल आईडी से पेपर सेंड करा, इसका मतलब वो आसपास बैठे थे, आसपास बैठे तो अब इन्होंने नकल मारी है तो इनको केस बना दो। अगर यहीं पे मान लो ABC की जगह ये xyz2@gmail.com कोई आईडी से राधा का पेपर आता है, एक तो इन टाइम आ गया, ईमेल आईडी में फ़र्क है, जब ईमेल आईडी में फ़र्क है तो अगर केस वो क्यों नहीं फ्लाइंग आती भी है तो वो ये देखेगी कि दोनों की ईमेल आईडी अलग है, दोनों के पेपर जो है वो टाइम से हैं, तो बताओ क्या दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो सारी चीज़ क्लियर है तो पास है। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि बच्चों मेरी आप लोगों से दुश्मनी नहीं है, या मेरा जीमेल आईडी या गूगल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीमेल आईडी या अकाउंट बनवाऊँ ताकि उनको फ़ायदा हो सके। मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों में से किसी को भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों वो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। तो जब आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखनी होगी, अपनी ईमेल आईडी। हाँ, कुछ एक बच्चों के पासवर्ड उनके पास नहीं होंगे, जब उनके पास उनके पासवर्ड्स नहीं होंगे तो ये ईमेल आईडी काम नहीं करेगी, इसलिए कह रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी नहीं न्यू आईडी बनवा लो, उसके पासवर्ड अपने पास लिख के रख लो, ईमेल आईडी को अपने पास लिख कर रख लो, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट नेम के अंदर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी नाम जो आपके पास हो वो जो आपका अपना है उसको लिखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सौरभ। बच्चों ये मैं सिर्फ आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको फिर कहेंगे सर आपको टाइप नहीं करना चाहिए था, टाइप कर देना चाहिए था। चलिए मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए तो मेरा नाम है जी सौरभ, ऐसे URABH, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज रोल नंबर है 1230004x0123, ठीक है। मान लीजिए मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 9010020304। मान लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आप सभी को पता ही है कि 123456789110। बच्चों ये मेरा नंबर नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर है क्योंकि ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब पर डालूंगा, मैं नहीं चाहता कि नंबर जो है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड आउट हो, ठीक है। सो ऑल यू रेडी इन कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप। सो मैं हूँ तो मैं यस करूँगा। ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी आपको ऊपर वाली डालनी होगी। यहाँ पर वो मैं क्लोज नहीं डालूंगा, यहाँ पर आपका सेशन होगा, पेपर एग्ज़ाम डेट वगैरह सारी चीज़ें होंगी। फिर आपको यहाँ पे अपलोड फाइल करने का ऑप्शन होगा, विच इज़ वेरी कॉमन, आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है, अब ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सो मेरे हिसाब से फिर आप लोगों को इसके अलावा और ज़्यादा कहीं परेशानी नहीं हो सकती। स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है, आप लोगों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है मेरा जो कॉल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे। बट कॉल बिजी है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं डेफिनेटली आपके कॉल्स या मैसेजेस का जवाब दूंगा। सभी स्टूडेंट ग्रुप में बने रहें, किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन क्रिएट मत करें, कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपना गूगल मीट को सही तरीके से मैनेज करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन को दें या ऑफलाइन एग्जामिनेशन दें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉलेज स्टाफ, कॉलेज फैकल्टी आप लोगों के साथ है। और मैं सौरभ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, बाबा फतेह सिंह गवर्नमेंट कॉलेज असम, पूरे कॉलेज फैकल्टी प्रिंसिपल सर की तरफ से आप सभी बच्चों को आपके आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, प्रॉब्लम में फंसने की कोशिश मत करना, ईमानदारी से एग्ज़ाम देना, किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता एग्ज़ाम्स के दौरान पर क्रिएट मत करना। और आई थिंक इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, आप सब समझदार हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर।